जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म पे। दोस्तों हम लोग लूसेंट में दोस्तों पॉलिटी सेक्शन को कर रहे हैं मेरे भाई। और अब तक दोस्तों हम लोग भाग 3 तक कर चुके हैं। भाग 3 में दोस्तों हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़े हैं। 2 क्लास में दोस्तों को पढ़ाएं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ाएं। तो जो है भाई बंधु में चैनल पहली बार आए जाकर के वो देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट भी दोस्तों बना चुके हैं। और जो भी दोस्तों लूसेंट का आपको चैप्टर पढ़ना है, कोई भी सब्जेक्ट का दोस्तों, उसका भी प्लेलिस्ट बना, तो जाकर के देख लीजिएगा कैसे तौर तरीका बदले हैं लूसेंट पढ़ने का मेरे भाई, आपको समझ में आ जाएगा। और आपको बताते हैं कि 3 किताब से दोस्तों क्या करना है, आपको सिलेक्शन दिलाना है बिहार सरकार के अंतर्गत। कोई भी दोस्तों जो भर्ती आ रही है, भैया भर्ती दोस्तों आपकी आज चूंकि इसका एग्जाम होने वाला है मेरे भाई। 3 किताब सर कौन, तो आपका लूसेंट, न्यूट्रिया दोस्तों, बिहार स्पेशल, और दोस्तों आपका स्पीडी करंट अफेयर। ये 3 बुक दोस्तों आपको अपने टेबल पे रखना है जहां आप पढ़ाई करते हैं मेरे भाई। ये 3 बुक आपके लिए बहुत ही जरूरी है और यही 3 बुक दोस्तों आपको सफलता दिलाएगा मेरे भाई। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, आपके डीपीएसपी के बारे में। ये क्या, डीपीएसपी के बारे में, मतलब कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में बिल्कुल अनोखे तरीके से दोस्तों को बताएंगे। आपको समझ में आएगा कि हाँ, जो डीपीएससी हमारे बुक में दिया है उसको कैसे पढ़ना है। ठीक है, सब चीज, सभी आर्टिकल को हम अलग अलग करके आपको पढ़ाएंगे। जैसे तो आर्टिकल तो सब आपको बता ही रहे हैं, लेकिन उसमें भी कौन से आर्टिकल आपके समाजवादी सिद्धांत पर है, कौन से गांधीवादी सिद्धांत पर है, कौन उदारवादी सिद्धांत पर है, सब चीज के बारे में दोस्तों इसमें आपको जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर पसंद आता है मेरे भाई तो कम से कम अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर कोई मित्र नहीं है दोस्तों, लेकिन कोई तो होंगे, मान लीजिए कि भाई हैं, बहन है, छोटे भाई बंधु होगा, कम से कम 2 लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको पता चल सके। क्योंकि हर एक के पास दोस्तों लूसेंट का बुक होता है, लेकिन उनको पता नहीं है कि लूसेंट हमें कैसे पढ़ना। तो लूसेंट को तो तौर तरीका हम बदल करके आपको सिखा रहे हैं। जिस तरह से हमने पढ़ा है, कैसे लूसेंट पे कमांड रखा है दोस्तों, कैसे हमें हर एक फैक्ट याद रहते हैं, कैसे आपको समझना है वो चीज के बारे में दोस्तों आपको हम बताते हैं मेरे भाई। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना पॉलिटी का चैप्टर नंबर 11 मेरे भाई। इसमें है क्या, तो डीपीएसपी के बारे में जो आपका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में उल्लेख किया गया। आपको हम 1 से लेकर के 35 तक के आर्टिकल को दोस्तों हर एक फैक्ट को बताते हुए हम चले हैं। ठीक है, आज हम 36 से लेकर 51 तक के बीच की बात करेंगे। इसमें जो भी दोस्तों आपके आर्टिकल दिए हैं 16 दोस्तों आपको सबको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। तो पहले सिंपल तरह समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो डीपीएसपी है, जिस तरह से आप फंडामेंटल राइट्स पढ़े, क्या पढ़े, फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स दोस्तों जिस तरह से है नागरिकों के लिए अधिकार मिला है, उसी तरह से दोस्तों आपका जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी मेरे भाई, ये क्या मिला है, तो ये जो गवर्नमेंट है दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट, उनको दोस्तों क्या है, समझिए कि उनका एक अधिकार है मेरे भाई। ये नागरिकों के लिए अधिकार है, तो ये दोस्तों आपके स्टेट गवर्नमेंट के लिए क्या मिला मेरे भाई, अधिकार दिया गया है डीपीएससी में। मतलब कि वो सरकार पर डिपेंड करता है कि इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसको लागू करे या ना करे मेरे भाई। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, लागू संविधान में दिया गया है तो अपने दोस्तों आवश्यकता अनुसार उसको लागू करते ही है मेरे भाई। आपको हम उसका एग्जाम्पल भी आगे हम बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में, भाग 3 बता दिए थे हम फंडामेंटल राइट्स, भाग 1 बता दिए संघ एवं राज्य के बारे में, भाग 2 बता दिए थे आपको नागरिकता के बारे में, भाग 4 दोस्तों आपका क्या है, डीपीएसपी के बारे में, जिसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक के बीच में दोस्तों उल्लेख किया गया है। इसकी प्रेरणा दोस्तों आपका आयरलैंड के संविधान से ली गई है। ठीक है, ये कहां से लिया गया मेरा भाई, तो आयरलैंड के संविधान से आपका डीपीएसपी लिया गया। फंडामेंटल राइट्स कहां से लिया गया, तो यूएसए के संविधान से लिया गया है। इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। आपको बता दिए थे कि हमारे भारतीय संविधान में भाग 3 मतलब फंडामेंटल राइट्स ही दोस्तों एक ऐसे क्या है आपके दोस्तों भाग है जिसको न्यायालय में परिवर्तनीय कर सकते हैं। मतलब उसमें जो प्रावधान दिए गए हैं इसको लेकर के आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा दोस्तों कोई और भी हो, जैसे प्रियम्बल बताया था दोस्तों आपको, या आपका दोस्तों डीपीएसपी दोस्तों हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया दोस्तों, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए उसको लेकर के आप मेरे भाई न्यायालय नहीं जा सकते। मतलब डीपीएसपी को अदालत में लागू कराने का दोस्तों अधिकार नहीं है। डीपीएसपी के लिए दोस्तों कोर्ट के पास किस तरह का दोस्तों अधिकार नहीं है। मतलब ये न्यायालय में परिवर्तनीय दोस्तों नहीं है, वही बात आपको बता रहा है। मतलब इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त मेरे भाई नहीं है। किंतु फिर भी इस भाग में अधिकथित तत्व देश के शासन में मूलभूत और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। मतलब बता दिए कि आवश्यकता अनुसार जरूरत पड़ने पर दोस्तों राज्य को बताया गया है, बोला गया है कि भैया आपको क्या करना है, इसमें जो भी प्रावधान दिए गए उसको लागू करना है। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। मतलब कि जो डीपीएसपी है मेरे भाई क्या है, तो ये आपका एक जो हमारे शासन व्यवस्था का है दोस्तों, उसको में क्या है, एक आधारभूत मतलब कि एक शिला दोस्तों तरह काम करता है ये। अगर बात करें कि डीपीएसपी को संविधान में रखा क्यों किया गया है, तो डीपीएसपी को संविधान में रखने के पीछे कारण था आपका कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्योंकि अगर मान लीजिए हर एक राज्य अपना अपना जो भी मतलब वहाँ के लोग हैं मेरे भाई उसमें समानता स्थापित करे, या राजनीतिक को दोस्तों या आपका आर्थिक को, ठीक है, मतलब ऊंच नीच की जो भावना है उसको खत्म करे मेरे भाई। ये सब क्या है, सब डीपीएससी में दोस्तों आपको बातें दी गई है। ठीक है, जो आगे हम आपको समझाएंगे। तो ये सिंपल याद रखिएगा, डीपीएसपी है तो ये राज्य के पास दोस्तों क्या है, अधिकार दिया गया है। मतलब समझिए सिंपल कि राज्य का ये फंडामेंटल राइट्स है मेरे भाई। आगे लिखा है, देखिए एक नोट लिखा है बी आर अम्बेडकर जी का,
कि B.R. अम्बेडकर ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व को भारत की संविधान की अनूठी विशेषता या संविधान की एक नवीन विशेषता कहा है। मतलब कि जो डीपीएसपी जो संविधान में रखा गया है तो उसके बारे में एक वक्तव्य आता है किनका, B.R. अम्बेडकर जी का। तो वो कहते हैं जो डीपीएसपी है वो हमारे भारतीय संविधान की क्या है दोस्तों, एक अनूठी दोस्तों क्या अनोखी विशेषता है, और एक दोस्तों नवीनतम क्या है, विशेषता। ऐसा उन्होंने क्यों कहा, तो दोस्तों इसमें जो भी प्रावधान दिए गए, जैसे मान लीजिए कि ये तो आप बता दिए कि न्यायालय में क्या है, परिवर्तनीय नहीं है, मतलब इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये देश चलाने के लिए क्या है, बहुत जरूरी है। मतलब सरकार को कानून बनाते समय इन्हें ध्यान में उसको रखना चाहिए। कहीं दोस्तों क्या हो रहा है कि इन्हीं के मतलब कि संविधान में जो प्रावधान दिए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं, तो उसके साथ तो कुछ मतलब कि भेदभाव तो नहीं हो रहा है ना, उसके साथ कुछ ना मतलब कि समस्या तो नहीं खड़ी हो रही है ना, ये भी चीज़ ध्यान रखा जाता है किसमें, डीपीएसपी के लिए कोई प्रावधान बन रहा है तो। और बता दें कि इसका उद्देश्य क्या था आपका, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, मतलब भारत में वेलफेयर स्टेट बनाना मेरा क्या है आपका डीपीएसपी का परम दोस्तों लक्ष्य है। तो इसीलिए अंबेडकर कहते हैं कि जो मौलिक अधिकार एक और क्या है, राजनीतिक लोकतंत्र की बात करता है, उसी तरफ डीपीएससी मेरे भाई क्या करता है, तो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दोस्तों बात करता है। मतलब कि ये है जो है वो सरकार पर एक तरह का दोस्तों नैतिक दबाव दोस्तों डालने का काम करता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि संविधान की क्या है, एक नवीनतम दोस्तों ये विशेषता है। तो इसको थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए अगला पॉइंट लिखा है वो क्या, कि भारतीय संविधान की कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश डीपीएसपी में दोस्तों किया गया है। मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दोस्तों किया गया है। जब भी आपसे पूछे कि डीपीएसपी क्या है भारतीय संविधान में, डीपीएसपी को क्यों रखा गया है, तो सिंपल बताइएगा कि डीपीएसपी रखने के पीछे परम उद्देश्य उसका था कि कल्याण का राज बनाना है। कल्याण का राज बनाना है मतलब क्या, ये शब्द को थोड़ा समझिए, थोड़ा इस पर हम जोड़ देते हैं। मतलब भारत के संविधान में केवल राजनीतिक अधिकार देना नहीं है, मतलब जो हमारे भारतीय संविधान में है मेरे भाई, उसमें सिर्फ राजनीतिक अधिकार देना नहीं चाहता था, बल्कि ऐसा दोस्तों राज बनाना चाहता था जिसमें गरीबी क्या हो, कम हो, समानता हो, शिक्षा मिले, काम मिले। इसलिए दोस्तों डीपीएसपी को आपका रखा गया, और इसे दोस्तों कल्याणकारी राज्य दोस्तों हम लोग कहते हैं। मतलब यहाँ पर किसी भी राज्य में दोस्तों गरीबी कम होगा, समानता दोस्तों होगा, सभी को दोस्तों समान शिक्षा मिलेगा मेरे भाई, सभी को काम मिलेगा दोस्तों, तो क्या होगा, वो राज्य दोस्तों कल्याणकारी राज्य दोस्तों कहलाएगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ये काम कौन करेंगे मेरे भाई, तो काम करेंगे आपके सरकार काम करेंगे। देखिए आगे लिखा है, कल्याणकारी राज्य की का उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की दोस्तों प्रजातंत्र की स्थापना करना है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, दो शब्द आ रहे हैं आपके, कौन आ रहे हैं मेरे भाई, आर्थिक लोकतंत्र आ रहा है, एक दोस्तों आपका सामाजिक लोकतंत्र आ रहा है, ठीक ना। एक आर्थिक लोकतंत्र मतलब प्रजातंत्र दोस्तों आपका, एक सामाजिक लोकतंत्र आ रहा है। सर ये मतलब क्या है, तो ये मतलब हम समझाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम आपको निकल देंगे कि बस बोल करके। तो सामाजिक जो आपका दोस्तों लोकतंत्र है, मतलब सोशल डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो इसका मतलब है कि समाज के सभी जो लोग हैं मेरे भाई, उनमें क्या हो, समान सम्मान हो। मतलब क्या मेरा, उनमें उनको सम्मान दोस्तों सम्मान मिले, मतलब बराबर दोस्तों क्या मिले, उनको सम्मान मिले, अवसर समान मिले, भेदभाव दोस्तों मुक्ति हो, मतलब कि जाति के आधार पर भेद ना हो मेरे भाई, भेदभाव ना हो, ऊंच नीच के आधार पर भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो मेरे भाई, सबको समान अधिकार मिले, ठीक ना। ये सब क्या है दोस्तों आपका, वो हो गया आपका सामाजिक प्रजातंत्र में, मतलब कि आपका सामाजिक लोकतंत्र हो गया। वहीं बात करते हैं आर्थिक, मतलब इकोनॉमिक डेमोक्रेसी के बारे में बात करें तो देश की जो संपत्ति है मेरा भाई, हमारे देश में जो भी संपत्ति है और जो भी संसाधन है मेरा भाई, वो क्या हो, सबके लिए दोस्तों, सबके जो अगर मान लीजिए उसका हम यूज कर रहे हैं वो सबके हित के लिए हो मेरा भाई, केवल अमीर लोगों के लिए नहीं हो, मतलब किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए मेरा भाई वो उपयोग नहीं हो, ठीक ना। ये चीज को आपको ध्यान देना है। वो क्या है दोस्तों आपका आर्थिक प्रजातंत्र है, मतलब हमारे देश में जो भी दोस्तों क्या है आपका संसाधन है दोस्तों, संपत्ति है मेरे भाई, तो वो सभी के लिए क्या एक समान तरीके से क्या किया जाए मेरे भाई, आपका यूज किया जाए। ये नहीं कि ये नहीं कि मतलब कि जो पर्टिकुलर कोई व्यक्ति है, जो अमीर व्यक्ति है, बस उसी पर हम ध्यान दे रहे हैं, गरीबों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो क्या आपका है, तो ये दोस्तों आपका आर्थिक प्रजातंत्र, मतलब कि गरीबी कम करना है, सबको काम देना है, समान वेतन सबको मिले मेरे भाई, सबको ध्यान रखना है किसको दोस्तों, राज्य सरकार को। जो मजदूर है उनकी भी सुरक्षा मेरे भाई रखना है, ये सब क्या है, तो राज्य सरकार का दोस्तों काम है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लिखा है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र, इसका मतलब क्या है, तो ये दोस्तों राज्य को बताया गया है। यानी सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना का उद्देश्य ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया है। तो ये शब्द को याद रखिएगा कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना ही क्या है दोस्तों, डीपीएसपी का परम लक्ष्य है। वही दोस्तों क्या है, कल्याणकारी राज्य दोस्तों कहलाएगा, ठीक है। हम लोग आते हैं आगे। आगे देखिए अगला पॉइंट आपको बताता है, कोई पॉइंट दोस्तों आपको अछूता नहीं रहेगा, बिल्कुल आपको हम समझाते रहेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। बस खाली जब वीडियो देखने के बाद एक बार अपने इच्छा अनुसार दोस्तों क्या क्या रिवीजन कीजिएगा, जब दोस्तों आपका दिमाग शांत हो दोस्तों, धैर्य से पूरे दम आराम से दोस्तों। लिखा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम दोस्तों 1935 जो ब्रिटिश सरकार के समय दोस्तों आया था आपका, इसमें अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर जनरल को जारी किया गया था। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे, सर ये अनुदेश प्रपत्र मतलब क्या है, ठीक है।
तो अनुदेश प्रपत्र मतलब वह लिखित निर्देश मेरे भाई होता है जो ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और गवर्नर जनरल को मतलब कि जो भी मतलब उनसे दोस्तों क्या संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है, उनको शासन चलाने के लिए दोस्तों क्या किया गया, दोस्तों इंस्ट्रक्शन दिया गया, मतलब कि उनको डायरेक्शन दिया गया, मेरा उनको डायरेक्शन बताया गया कैसे आपको पालन करना है, ठीक है। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा दोस्तों ये दिया गया था, इसलिए इसको कहा जाता है मेरे भाई जो आपका ये अनुदेश प्रपत्र है इसको कहते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन दोस्तों, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका अनुदेश प्रपत्र को दोस्तों कहा था, मतलब इसमें गवर्नर जनरल को दोस्तों कहा गया एक लिखित दोस्तों डायरेक्शन दिया गया कि क्या करना, आपको कैसे शासन व्यवस्था चलाना है, ये दोस्तों इसमें बताया गया दोस्तों। मतलब इसका सिंपल उद्देश्य समझना है तो जो गवर्नर जनरल हो गया और गवर्नर जनरल को मतलब दिशा दिया गया, ठीक है, कि शासन का सही तरीका कैसे हो, मतलब शासन कैसे चलाएं, जनता के हितों को ध्यान में भी रखना आपको, ठीक है। प्रशासन में उसको मनमानी नहीं करना, ये नहीं कि जो आपका मन हो रहा है आपको वैसा दोस्तों कर दीजिएगा, ऐसा आपको नहीं करना है। इसको थोड़ा सा आपको क्या करना है, ध्यान में भाई रखना है। और जो भारत का संविधान जब हम लोग दोस्तों जब बन रहा था तो संविधान सभा ने जो 1935 के अधिनियम है में उसमें दोस्तों आपको जो देख रहे हैं अनुदेश दोस्तों प्रपत्र मतलब कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन से दोस्तों प्रेरणा लेकर, मतलब इसी से दोस्तों प्रेरणा लेकर के हमारे संविधान में डीपीएसपी को दोस्तों बनाया गया है। इसीलिए BR अम्बेडकर ने आगे भी कहा है इसको लेकर के मेरे भाई कि डीपीएसपी को फ्यूचर गवर्नमेंट के लिए दोस्तों इंस्ट्रक्शन दोस्तों कहा था इसको, मतलब कि आगे जो भविष्य में दोस्तों हमारी जो सरकारें होंगी दोस्तों उसके लिए क्या है, ये एक तरह का इंस्ट्रक्शन का दोस्तों काम करने वाला है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। कौन दोस्तों, अनुदेश प्रपत्र क्या है, तो मतलब सिंपल से बताए कि अनुदेश प्रपत्र क्या होता है, एक लिखित दोस्तों आपका डायरेक्शन होता है, निर्देश होते हैं मेरे भाई जो गवर्नर जनरल को दोस्तों और गवर्नर जनरल शासन चलाने के लिए क्या दिए जाते हैं मेरे भाई। जो भारतीय संविधान में डीपीएसपी जो हमारे संविधान में है दोस्तों वो इसी से प्रेरणा दोस्तों ली गई है, 1935 का जो अधिनियम में जो अनुदेश प्रपत्र था, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, आपका आर्टिकल दोस्तों शुरू हो गया, क्या है आर्टिकल। तो आर्टिकल शुरू होने से पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो आपको बताएं कि 36 से लेकर के 51 तक दोस्तों आपका डीपीएसपी का प्रावधान किया गया। अब जो डीपीएसपी है ना मेरे भाई, ये डीपीएसपी के आर्टिकल को हम क्या करेंगे, 3 भागों में वर्गीकरण करेंगे। जो डीपीएसपी के दोस्तों जो आपके आर्टिकल है, किसकी बात कर रहे हैं, डीपीएसपी में दोस्तों आपके जो आर्टिकल क्या करेंगे, इसको हम 3 भाग में दोस्तों क्या करेंगे, तो दोस्तों डिवाइड करेंगे। अब 3 भाग सर कौन है, ठीक है, तो हम लिखते हैं शॉर्ट में, आप अपने बुक में या कॉपी में दोस्तों कहीं बुक में लिखिएगा, कॉपी मत लिखिएगा, लिख लीजिएगा। पहला जो आर्टिकल मतलब बांटेंगे दोस्तों वो बांटेंगे आपके समाजवादी सिद्धांत, क्या बांटेंगे मेरे भाई, समाजवादी सिद्धांत, मतलब इसको हम लिख देते हैं आपका दोस्तों सोशलिस्ट दोस्तों आपका प्रिंसिपल, सोशलिस्ट प्रिंसिपल दोस्तों समाजवादी सिद्धांत एसपी लिख दिया, ठीक है ना। दूसरा जो आर्टिकल बांटेंगे दोस्तों इसमें एक वर्गीकरण करेंगे, वो दोस्तों करेंगे कौन सा, गांधीवादी सिद्धांत। पढ़ते होंगे बहुत सारे एग्जाम में प्रश्न आता है, ठीक ना, कि इनमें से जो डीपीएसपी का है कौन सा आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो जो आपके गांधीयन प्रिंसिपल, किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों हम लोग, गांधीयन प्रिंसिपल के बारे में, तो आपके हो गए गांधीयन प्रिंसिपल। और तीसरा जो पढ़ेंगे ना मेरे भाई आपका थर्ड जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, उदार बौद्धिक दोस्तों या उदार बौद्धिक सिद्धांत बोल सकते हैं, ठीक ना, या उसको लिबरल दोस्तों प्रिंसिपल बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे उसको हम दोस्तों, लिबरल प्रिंसिपल बोलेंगे, या उदारवादी दोस्तों आप सिद्धांत बोल सकते हैं। तो पहला हो गया दोस्तों आपका समाजवादी सिद्धांत, दूसरा हो गया गांधीवादी सिद्धांत, और दोस्तों तीसरा हो गया आपका उदार बौद्धिक सिद्धांत बोलते हैं, या दोस्तों इसको उदारवादी सिद्धांत बोलेंगे। अब क्या करेंगे, इसी में दोस्तों क्या करेंगे, हर एक आर्टिकल को बांटेंगे, हर एक आर्टिकल को बांटेंगे कि कौन से आर्टिकल में दोस्तों, कौन सा आर्टिकल दोस्तों आपका सामाजिक सिद्धांत में आएगा, कौन सा आर्टिकल गांधी सिद्धांत में आएगा, कौन सा आर्टिकल दोस्तों आपका ये उदारवादी सिद्धांत में दोस्तों आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए मेरे भाई। अब बहुत सारे बच्चों को ये भी समझना है कि सर ये समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और ये उदारवादी सिद्धांत मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ये इसको क्या क्यों मतलब ऐसा किया गया। तो हम बारी बारी पहले समझाएंगे कि क्या होता है समाजवादी सिद्धांत। तो समझिए पहले कि समाजवादी सिद्धांत क्या होता है, बस ऐसे ही दोस्तों हम निकलेंगे नहीं, बल्कि आपके हर एक डाउट को दोस्तों क्या करें, कंप्लीट करेंगे, मतलब ये खत्म करेंगे। तो समाजवादी सिद्धांत के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। सोशलिस्ट दोस्तों जो आपका प्रिंसिपल है मेरे भाई उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों एक ऐसा राज्य बनाना है, मतलब डीपीएससी में दोस्तों समाजवादी जो आपके सिद्धांत के जो अनुच्छेद दिए गए हैं उसमें तो ऐसा राज्य बनाना है जहां अमीरी गरीबी का अंतर कम हो। क्या हो मेरा भाई, आपका जो अमीरी है और गरीबी है, ठीक ना, ए से अमीरी जी से गरीबी, क्या उसका अंतर हमें कम करना है, ठीक है। सबको मेरे भाई क्या हो, काम मिले, काम मतलब दोस्तों वर्क सबको मिले, सबको दोस्तों एजुकेशन मिले, ठीक है ना, और समान दोस्तों क्या हो, अवसर मिले। जब ये सब चीज को हम दोस्तों समाज में लाएंगे तभी दोस्तों कहलाएगा कि आपका आर्थिक और सामाजिक समानता कहलाएगा, और उसको समाजवादी आपका सिद्धांत दोस्तों कहलाएगा। समाजवादी सिद्धांत तो समाज में लोग क्या कहना चाहेंगे, मान लीजिए आप समाज में रह रहे हैं तो समाज में क्या चाहिएगा कि अमीरी गरीबी का अंतर कम हो, सबको दोस्तों काम मिले, सबको शिक्षा का मतलब अधिकार हो, सबको समान अवसर मिले, ठीक है,
उदाहरण के लिए सिंपल समझ लीजिए कि अगर किसी को कोई काम आदमी कर रहा है तो सबको क्या मिले, मान लीजिए अभी वो काम कर रहा है, दूसरा आदमी भी वही काम कर रहा है, तो वेतन क्या दोस्तों किसी के ऊपर नीचे नहीं मिलना चाहिए। अगर सेम काम कर रहा है सेम वेतन दोस्तों आपको मिलना चाहिए। गरीबों की सहायता के लिए सरकार को कुछ करना चाहिए। मुफ्त दोस्तों शिक्षा होनी चाहिए। एजुकेशन क्या चाहिए मेरा, आपका मुफ्त होनी चाहिए, ठीक ना। मजदूरों के पास भी क्या होना चाहिए मेरा, कुछ अधिकार होना चाहिए, जैसे काम उनके घंटे से हो, मतलब कि दोस्तों क्या हो, तय हो मेरे भाई, ठीक है। उनका जो पेमेंट हो, मतलब कि जो दोस्तों उनको मिल रहा है, पैसा मिल रहा है दोस्तों काम के बदले, तो उतना पैसा मिलना चाहिए जिससे वो अपना जीवन यापन दोस्तों अपने परिवार का चला सके मेरा। वो क्या आपका समाजवादी सिद्धांत है। वहीं बात करते हैं गांधीवादी सिद्धांत के बारे में। किसके बारे में बात किया दोस्तों, तो गांधी जी के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। तो गांधीवादी दोस्तों सिद्धांत यहाँ पर हम लिख देते हैं, सिद्धांत समझिएगा। तो गांधीवादी सिद्धांत मतलब सिंपल समझना है कि जो महात्मा गांधी के विचारों पर आधारित सिद्धांत था, जो महात्मा गांधी के विचारों पर क्या था, आधारित सिद्धांत था। मतलब महात्मा गांधी जी क्या चाहते थे कि गांव दोस्तों क्या बने, मजबूत मिले, क्या मेरे भाई, गांव मजबूत बने, ठीक है। कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले, कुटीर उद्योग जो मेरे भाई क्या हो, उसको दोस्तों बढ़ावा मिले, ठीक है। शराबबंदी हो, मतलब कि शराबबंदी मेरे भाई हो, जो नशा है नशा दोस्तों बंदी हो। और जो कमजोर वर्ग है मेरे भाई, जो हमारे समाज के, उसका दोस्तों उत्थान हो, ठीक है। क्या मेरे भाई, आपका उत्थान, मतलब कि गांव आधारित दोस्तों नैतिक समाज की दोस्तों स्थापना करना चाहते थे। कौन दोस्तों, गांधी जी, ठीक है। ये चीज को थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। इसी में दोस्तों आप समझ सकते हैं, जैसे ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ते हो, कुटीर उद्योग हो गया, गौ रक्षा हो गया मेरा भाई, ST SC का उत्थान हो गया, नशाबंदी हो गया दोस्तों। तो ये सब जो है ना, ये सब इन आर्टिकलों में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। किसमें, DPSC मेरे भाई। तो वही बताएं कि आपका गांधीवादी सिद्धांत, हम बताएंगे कौन सा आपका गांधीवादी है, कौन दोस्तों आपको क्या है दोस्तों समाजवादी है, कौन दोस्तों आपका उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत है। तीसरा आपका क्या है, तीसरा मेरे भाई आपका है उदारवादी सिद्धांत। क्या, उदार बौद्धिक सिद्धांत दोस्तों कहीं कहीं आपका लिखा रहता है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। क्या बोले हम दोस्तों, तो उदार दोस्तों आपका कहीं कहीं बौद्धिक सिद्धांत लिखा रहता है, मतलब कि लिबरल हम लोग दोस्तों प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, बौद्धिक दोस्तों सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। अब ये सर उदार बौद्धिक सिद्धांत क्या है, तो दोस्तों उदार बौद्धिक सिद्धांत का मतलब होता है कि आधुनिक और मतलब अब सिंपल समझिए कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के बारे में बात करता है। क्या करता है मेरा भाई, आपका मॉडर्न मॉडर्न दोस्तों डेमोक्रेटिक राज्य के बारे में बात करता है। मतलब कि अभी के समय के अनुसार दोस्तों शिक्षित हो, लोकतांत्रिक दोस्तों राज्य बने। इसमें दोस्तों आपके जो क्या मतलब मॉडर्न डेमोक्रेटिक के बारे में मतलब आधुनिक लोकतंत्र के बारे में मतलब क्या मेरा भाई, कि कानून का मेरा भाई राज बने, ठीक ना। जो न्यायपालिका है मेरा भाई क्या आपका स्वतंत्र हो। पर्यावरण का दोस्तों क्या हो, संरक्षण किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों शांति स्थापित किया जाए। तो ये सब जो आर्टिकल दोस्तों आपके आएंगे, वो दोस्तों क्या कहलाएंगे आपके, तो उदार दोस्तों बौद्धिक सिद्धांत के अंतर्गत। इसमें दोस्तों आपके आते हैं आर्टिकल 44, आर्टिकल UCC दोस्तों, यूनियन जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है दोस्तों, वो आता है। न्यायपालिका दोस्तों, कार्यपालिका को जो अलग किया गया, पर्यावरण संरक्षण के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में दोस्तों। इसमें दोस्तों आपका आधुनिक लोकतंत्र के बारे में दोस्तों ये सब आर्टिकल आपको समझाएगा मेरा भाई, ठीक है। तो एक ओवरऑल हम बात कर लें, आपका जो बात किए क्या, तो दोस्तों आपका बात की हम लोग सोशल, मतलब कि सामाजिक दोस्तों आपका जो सिद्धांत हो गया आपका गांधीवादी सिद्धांत हो गया दोस्तों आपका, और एक दोस्तों उदारवादी सिद्धांत हो गया। तो गांधीवादी समाजवादी मतलब कि समानता मेरे भाई, गांधीवादी मतलब मेरे भाई गांव और नैतिकता, गांव और मेरे भाई नैतिकता। और ये जो आपका क्या है उदारवादी मतलब कि आधुनिक राज्य मेरे भाई, क्या है आधुनिक तरीके से दोस्तों क्या हो राज्य की स्थापना हो मेरे भाई, ठीक है। अब बात आता है कि सर अब जब इतना बता दिए तो कुछ आर्टिकल को भी कैटेगरी कर दीजिए, इसमें आर्टिकल भी बता ही दीजिए साथ साथ, ताकि हम लोग क्या करें, लिख लें। लिखने का मतलब याद रखें, हम बताएंगे कैसे लिखना है आपको। जैसे मान लीजिए कि हम समाजवादी सिद्धांत के बारे में बात करें, तो इसमें आपका आर्टिकल 38 है, आर्टिकल 38, 39 आपका, ठीक है। 39A भी दोस्तों इसी में आ जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों आपका आ जाएगा 41, क्या आ जाएगा आपका, इसको हम यहाँ पर लाइन खींच देते हैं। यहाँ दोस्तों आ जाएगा 41 आपका, 42 आ जाएगा, 43 दोस्तों इसमें भी आता है, इसमें भी आता है, याद रखिएगा। फिर 43 दोस्तों आपका ए आता है, 43 भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। और फिर दोस्तों 47, ये सब जो आर्टिकल आते हैं मेरे भाई क्या आपके ये है, तो दोस्तों आपका ये समाजवादी सिद्धांत के आर्टिकल है, ठीक है। वहीं बात करते हैं गांधीवादी, तो पहला आर्टिकल आपका है 40, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में बात किया गया है। 43 दोस्तों इसमें आ जाएगा, 43 दोस्तों बी आ जाएगा इसमें, ठीक है। 46 आ जाएगा मेरे भाई आपका, 47 आ जाएगा, और दोस्तों 48 आ जाएगा किसमें दोस्तों आपका गांधीवादी सिद्धांत में। और बाकी जो बचा मेरे भाई आ जाएगा किसमें आपका, तो दोस्तों आपका उदारवादी बौद्धिक सिद्धांत में दोस्तों, उदार बौद्धिक सिद्धांत में दोस्तों आ जाएगा, जिसमें 44 दोस्तों आ जाएगा आपका, 45 हो गया आपका दोस्तों, 48 हो गया आपका, फिर 48A जिसमें पर्यावरण के बारे में दोस्तों बात किया गया, ठीक है। फिर आपका 49, 50, 51 दोस्तों आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, जो आपको बुक में आर्टिकल दिए है मेरे भाई, इसमें क्या कीजिएगा, जैसे आपका अनुच्छेद 38 है, ठीक है। तो ये कौन सा है, गांधीवादी है कि आपका समाजवादी है कि आपका उदारवादी है, तो कुछ नहीं कीजिएगा, बस शॉर्ट में आपको समझने के लिए लिख लीजिएगा। जैसे आपका क्या है दोस्तों, आपका ये अनुच्छेद 38 तो समाजवादी सिद्धांत पर, तो मत लिख लीजिएगा SP, क्या लिख लीजिएगा आप यहाँ पर शॉर्ट में दोस्तों पेंसिल से SP, कि जब पढ़िएगा आप तो तुरंत आपके दिमाग में आ जाए कि हाँ सर बताए थे क्या है, ये समाजवादी सिद्धांत का अनुच्छेद है, ठीक है। इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आते हैं हम लोग आर्टिकल पे, अब आते हैं मेरा भाई क्या आपका
आर्टिकल पे, और अच्छे पे दोस्तों हर एक आर्टिकल को समझाते हुए आपको हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लिखा नहीं है 36 37, हम बताएं कि आपको कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 के बीच में उल्लेख किया गया, लेकिन लिखा नहीं है, लेकिन हम बताएं आपको कि हर एक आर्टिकल के बारे में आपको बताएंगे हम, ऐसा नहीं है कि आपको हम छोड़ देंगे। तो हम बात करते हैं आपका अनुच्छेद 36 के बारे में, जो आपका दोस्तों आर्टिकल क्या है आपका 36, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि आर्टिकल 36 क्या करते हैं, मतलब क्या कहता है। तो आर्टिकल 36 दोस्तों राज्य के बारे में बात करते हैं, मतलब राज्य की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से हम लोग भारतीय संविधान का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में दोस्तों पढ़ते हैं आर्टिकल 12 दोस्तों, सेम वही दोस्तों यहाँ पर है, सेम दोस्तों आपका वही है। मतलब ये आर्टिकल दोनों क्या दोस्तों आपका, इसका उद्देश्य दोस्तों मतलब दोनों क्या है, अर्थ दोस्तों दोनों का एक ही है, ये चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। वहां क्या बताया था, इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में था। राज्य मतलब कौन, तो राज्य बताया था केंद्र सरकार, राज्य सरकार, संसद, विधानमंडल दोस्तों आपके आते हैं, स्थानीय स्वशासन आता है, मतलब जो सरकार के लिए काम करता है, जो सरकार के लिए दोस्तों काम करने वाली जो संस्था मेरा होती है वो क्या कहलाती है, राज्य कहलाती है। तो दोस्तों आर्टिकल 36 दोस्तों इसमें राज्य की परिभाषा के बारे में है, तो इसके लिए कोई परेशानी दोस्तों आपको होना नहीं है, ठीक है। ये केवल सरकार पर दोस्तों क्या होता है लागू, मतलब बताएंगे जो डीपीएसपी है क्या बताया था आपको, सिर्फ केवल सरकार पर लागू होता है, कोई निजी व्यक्ति पर दोस्तों लागू होने वाला दोस्तों नहीं है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है, ये इसको आप ध्यान रखना। मतलब डीपीएसपी जो होगा दोस्तों लागू होंगे, यह बताता है कि राज्य की परिभाषा मतलब स्पष्ट करता है आपका आर्टिकल 36 मेरे भाई। तो इसको थोड़ा सा याद रखिए, जो फंडामेंटल राइट्स है और डीपीएसपी में दोस्तों समान परिभाषाएं दोस्तों दी गई है, तो इसके लिए कोई अलग से दोस्तों कुछ नहीं दिया गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आर्टिकल 37 के बारे में। क्या है दोस्तों आर्टिकल 37, मतलब कि अनुच्छेद 37, इसको लिख लीजिएगा। देखिए यहाँ पर जगह है ना आपके कॉपी में, बुक में दोस्तों, तो लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 37 दोस्तों जो डीपीएसपी है, इसमें कहा गया है कि इसमें जो भी प्रावधान दिए गए हैं आपके डीपीएसपी में दोस्तों, जो भी प्रावधान दिए गए हैं वो आपके न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा, मतलब कि कोर्ट द्वारा दोस्तों इसको लागू नहीं किए जा सकते हैं। मतलब कि जो डीपीएससी में है मेरे भाई, जो भी आपके प्रावधान दिए गए हैं इसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते। मान लीजिए कि राज्य अगर ये उसको लागू नहीं कर रहा है दोस्तों, या लागू कर भी दिया है लेकिन लग रहा है कि वो आपके हित में नहीं है मेरे भाई, तो ये नहीं कहिएगा कि हम चल जाएंगे कोर्ट, जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा रहे हैं मेरे भाई, तो ये आपका न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है मेरा भाई, आपका आर्टिकल 37 मेरे भाई कहता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, ये आर्टिकल 37 क्या है। तो जो डीपीएसपी है वो न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, मतलब कि अगर इसमें जो प्रावधान दिए गए हैं उसको लेकर के आप न्यायालय कोर्ट मेरे भाई नहीं जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आते हैं आपका 38, आर्टिकल 38 आपको दिया हुआ है, लिखा है इसमें कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। मतलब इसमें दोस्तों क्या बात किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय के बारे में, इस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मेरे भाई, मतलब क्या करना है, राज्य दोस्तों ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें क्या करना है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दोस्तों क्या है न्याय मिले, ताकि राष्ट्रीय जीवन में सभी संस्थाएं दोस्तों एक साथ दिखाई दे। मतलब कि अब यहाँ पर बात आता है सर ये सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय मतलब क्या है। तो सामाजिक न्याय मतलब समझना है आपको, सामाजिक न्याय का मतलब होता है भेदभाव खत्म करना, समाज में क्या करना है, भेदभाव खत्म करना है, ठीक है। आर्थिक न्याय मतलब होता है मेरा भाई जो संसाधन है, संपत्ति है, धन का दोस्तों क्या करना है, सही वितरण करना है। और दोस्तों जो राजनीतिक न्याय है मेरे भाई ये क्या है, तो सबको मेरे भाई समान अधिकार देना है, ये क्या आपका राजनीतिक अधिकार है मेरे भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 38 क्या कहता है, तो हमारे कल्याणकारी समाज की स्थापना की बात करता है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के बारे में बात करता है। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, राजनीतिक न्याय क्या होता है, और आपका दोस्तों आर्थिक न्याय क्या होता है। हम उम्मीद करते हैं आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा, ये चीज को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये क्या है आपका समाजवादी सिद्धांत है, मतलब कि दोस्तों आपका सोशलिस्टिक दोस्तों आपका प्रिंसिपल पे दोस्तों आधारित है, आपका जो आपका वर्गीकरण किया भी है उसमें दोस्तों इसको रखिएगा, ठीक है। आगे आता है आपका दोस्तों आपका आर्टिकल अनुच्छेद 38(1), ये दोस्तों क्या क्लॉज है आपका अनुच्छेद 38 का। इसमें क्या कहा गया, देखिए लिखा है कि यह अनुच्छेद राज्य को यह निर्देश देता है कि वह ऐसी सामाजिक व्यवस्था को स्थापना और संरक्षण का प्रयास करे जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्रमाणित करे। मतलब दोस्तों इसमें सिंपल सा आसान भाषा में समझे तो राज्य को दोस्तों कर्तव्य है कि वह एक ऐसा दोस्तों मतलब कि इन्वायरमेंट बनाए, मतलब देश बनाए मेरे भाई, जहां सबको बराबरी मिले, मतलब सबको बराबर का अधिकार मिले, सबको न्याय मिले, सबको समान अवसर मिले, किसी का मेरे भाई शोषण न हो। ये दोस्तों आर्टिकल आपका दोस्तों 38(1) दोस्तों आपका कहता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या कह रहा है। तो ये दोस्तों राज्य को पावर दिया गया है कि क्या करना है, आपको राज्य को कर्तव्य दिया गया है कि आपको ऐसा दोस्तों इन्वायरमेंट बनाना है कि सबको क्या हो, समान, मतलब सब बराबर, सबको बराबरी अधिकार मिले, सबको क्या मिले, न्याय मिले मेरे भाई। ऐसा नहीं कि कोई ऊंच नीचे वहां पर भेदभाव हो सके, ऐसा कुछ ना हो। न्याय बना रहे हैं तो सभी के लिए एक समान कानून बनाइए, सबको समान अवसर दीजिए, सबको किसी का
शोषण मेरे भाई नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मतलब यहाँ पर सिंपल समझना है। अगर और भी इसमें जानकारी लीजिएगा तो कल्याणकारी राज्य बनाना है, समानता लाना है, गरीबी और कमजोर की मदद करना मेरे भाई, संविधान की प्रस्तावना को क्या करना, लागू, जो प्रस्तावना में जो दोस्तों बात दिए गई है उसमें दोस्तों क्या करना आपको लागू मेरे भाई करना है। ये भी क्या है, समाजवादी सिद्धांत में दोस्तों आता है, क्योंकि इसी का दोस्तों पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला देखिए आपका 38(2) दोस्तों, अगला क्लॉज आपका है 38 का। तो इसको हम लोग समझते हैं ये क्या कहता है। तो देखिए ये लिखता है आपको क्या कि राज्य विशेष रूप से आय की असमानताओं को कम करने का प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा, और ना कि व्यक्तियों के बीच, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए लोगों के समूह के बीच भी प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा। सिर्फ व्यक्तियों के बीच में क्या करना, आय की असमानता को कम नहीं करना है। जो दोस्तों क्या है, अलग अलग संस्थाएं हैं, जो व्यवसाय है मेरे भाई, उनके बीच भी अगर हो सकता है राज्य के साथ, मतलब राज्य से, कि उसमें असमानता कम करना है, तो वह असमानता को कम करने का प्रयास करेगा। सिंपल शब्दों में समझना है तो सरकार को कोशिश करना है कि जो अमीरी गरीबी का अंतर है उसको कम हो, गांव शहर का मेरा भाई अंतर है उसको कम कर सके, या दोस्तों अलग अलग राज्यों के बीच में दोस्तों जो आप देखते हैं कोई राज्य मतलब बहुत ज्यादा ऊपर चल गया दोस्तों, कोई नीचे है दोस्तों, तो उसमें भी क्या करना, हमको अंतर को कम करना है। और नौकरी और अवसर में दोस्तों क्या हो, बराबरी हो। अगर कोई भर्ती प्रक्रिया दोस्तों हो रही है तो उसमें दोस्तों किसी को ज्यादा छूट नहीं, किसी को ज्यादा कम छूट हो नहीं, मतलब क्या वहां पर दोस्तों समानता हो, पारदर्शिता मेरे भाई वहां दिखनी चाहिए। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है कि आपका आर्टिकल 38(2) दोस्तों क्या कहता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये समझ में आ गया। हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 39 के बाद। ठीक है ना, आर्टिकल 39 में से इसका क्लॉज आपको 6 मिलेगा। ठीक है, पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं कि आर्टिकल 39 क्या है। तो देखिए यहाँ पर बता 38 क्या आपका है, तो जो समाजवादी सिद्धांत पर है, तो इस तरह से आपका 39 भी क्या है मेरा, आपका समाजवादी सिद्धांत पे। तो लिख लीजिएगा यहाँ पर SP, या आपका हिंदी में लिख लीजिएगा समाजवादी, जैसे आपको लिखना है मेरा भाई, इसी पर बगल में लिख लीजिएगा, तुरंत आपको याद रहेगा जब पढ़िएगा। तो आगे है कि इसमें आर्थिक न्याय प्राप्त करने का सिद्धांत का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या मेरा आपका आर्थिक न्याय के बारे में, मतलब कि आपको जो भी संपत्ति है मेरे भाई उसका क्या हो, समान, मतलब कि आपका मेरे भाई समान वितरण हो। अगर सरकार दोस्तों कोई भी संपत्ति का दोस्तों धन का प्रयोग कर रही है मेरे भाई, तो सभी के समान हितों को ध्यान में रखकर दोस्तों इसका उपयोग दोस्तों करेगी। ये दोस्तों आपका 39 कहता है। लेकिन अब इस 39 में दोस्तों आपके 6 प्रकार के दोस्तों क्या है बातें बताई गई है, जो A से लेकर के F तक है मेरा। जैसे 39 क है, मतलब 39 का क्लॉज है मेरा भाई आपका क। इसमें लिखा है कि पुरुष और स्त्रियों के सभी नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। मतलब यहाँ सिंपल लिखा है कि हर एक पुरुष हर एक महिला को जो जीविका कमाने का उसको उनको समान अवसर मिले। ये नहीं कि पुरुष को हम आगे बढ़ाएंगे, महिला को क्या करेंगे कि पीछे करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाई। आपका क्या है ये 39A में दोस्तों बताया गया। अगला है 39 ख दोस्तों, कहता है कि समुदाय की भौतिक संपदा का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बांटा हो कि जिस समूह के हितों का सर्वोत्तम साधन बन सके। मतलब इसमें सिंपल बताया है कि देश की प्राकृतिक जो संसाधन है मेरे भाई, वो सबके हितों में उपयोग हो, केवल कुछ वर्गों के हाथों में नहीं रहना चाहिए मेरे भाई। ये 39 आपका ख कहता है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसमें स्त्री पुरुष के दोस्तों बराबर हकदारी के बारे में दोस्तों बात करता है। जो समान काम कर रहे हैं मेरे भाई, समान वेतन आगे से मिलेगा आपको। जो आपका दोस्तों कई कई देखते हैं बहुत सारे बच्चे, मतलब कि स्कूल के टीचर दोस्तों हो गए, या बहुत सारे संस्था में जो काम करने लोग हैं दोस्तों, क्या करते हैं आंदोलन में भाई करते रहते हैं कि वो भी काम कर रहा है, हम वो भी काम कर रहा है, लेकिन उनका वेतन ज़्यादा, हमारा वेतन कम क्यों है दोस्तों। ठीक है, उसको लेकर के हमेशा दोस्तों आपका दोस्तों चलता रहता है हड़ताल मेरे भाई। तो आपको आपको आगे दिखाएंगे। ठीक है, तो आपका 39 का क्या है दोस्तों, तो पुरुष स्त्रियों के बीच में क्या है, जीविका के पर्याप्त दोस्तों साधन, मतलब उनको अधिकार मिले, पुरुष ना कि मतलब पुरुषों को ज्यादा महत्व दिया जाए, स्त्रियों को दोस्तों कम, दोनों को क्या मिले, बराबर अधिकार मिले। अगला है 39 ग दोस्तों आपका, ये कहता है कि मतलब ये सी है, कहीं कहीं इंग्लिश में लिखा है तो सी लिखा रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले जिससे धन और उत्पादन के साधनों का सर्वसाधारण के अहितकारी संकेंद्रण दोस्तों हो, यानी धन का समान दोस्तों वितरण हो। यहाँ कह रहा है कि धन और उत्पादन के जो साधन है मेरे भाई, कुछ लोगों के पास जमा न हो। मतलब ये नहीं कि किसी व्यक्ति के पास, मान लीजिए एक नाम का व्यक्ति है दोस्तों, एक बी नाम का व्यक्ति, तो ये नहीं कि सरकार क्या करे कि एक ही व्यक्ति के पास पूरा धन भर दे, अभी को क्या कर दे, कंगाल कर दे। ऐसा दोस्तों नहीं होना चाहिए, धन का दोस्तों संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। 39 दोस्तों आपका सी कहता है। ठीक है, अगला है दोस्तों 39 आपका घ। 39 घ क्या कह रहा है दोस्तों आपका, मतलब डी क्या कह रहा है, तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो। पहला देखिए आपका जीविका के साधन के बारे में बात किया 39 दोस्तों ए आपका। ठीक है, मतलब क। वही दोस्तों 39 आपका घ, मतलब डी क्या कह रहा है दोस्तों कि जो पुरुष और महिला है वो एक काम के लिए दोस्तों उनको समान वेतन मिलना चाहिए। ये नहीं कि पुरुष है तो उनको ज्यादा वेतन मिलेगा, महिला है तो कम मिलेगा। ये नहीं कि महिला है तो ज्यादा वेतन मिलेगा, पुरुष है तो कम वेतन मिलेगा। ऐसा दोस्तों राज्य को ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ठीक है, समान वेतन, समान कार्य के लिए तो समान वेतन उनको देना चाहिए मेरे भाई। ठीक है, आपको 39 डी कहता है। ये बहुत सब बार दूसरा एग्जाम में पूछा भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगला आपका है
39 दोस्तों आपका आपका ये हो गया ई, इसको हम लोग तो अंगा यहाँ लिखा है तो इसको ई कहिएगा, ठीक है, ई लिखा रहेगा। तो लिखा है कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के सुकुमार अवस्था, मतलब अच्छा अच्छा स्वास्थ्य मेरे भाई, अवस्था का दुरुपयोग न हो और आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर के नागरिकों को ऐसे रोजगार में न जाना पड़े जो उनकी आयु या शक्ति के अनुकूल दोस्तों न हो। मतलब कि श्रमिकों और बच्चों की सुरक्षा के बारे में दोस्तों इसमें बात करता है कि मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए और बच्चों को दोस्तों गलत काम दोस्तों उनसे नहीं कराना चाहिए मेरे भाई। ये नहीं कि अगर आदमी मजबूर है काम करने के लिए तो ये नहीं कि उनको गलत तरीके से क्या करे, काम करे, उनका शोषण मेरे भाई करें, इसकी दोस्तों मना ही करता है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। अब दोस्तों इसका 39 का दोस्तों लास्ट जो आपका क्लॉज है वो है दोस्तों 39 आपका एफ, ठीक है। इसमें देखिए क्या लिखता है, इसमें लिखा है कि बालकों को स्वास्थ्य और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य विकास के अवसर और सुविधाओं दी जाए और बालकों व अल्पवाय व्यक्तियों को शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाए। खंड च दोस्तों जो आपका है ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। मतलब ये जो खंड च मतलब कहने का मतलब 39 जो आपका एफ है मेरे भाई वो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मेरे भाई आपका जोड़ा गया था। इसमें बच्चों के विकास के बारे में, किसके बारे में दोस्तों, आपके बालकों जो है बालक के विकास के बारे में है कि बच्चों का स्वास्थ्य जीवन हो, शिक्षा हो, उनका मेरे भाई शोषण से उनको सुरक्षा मिले, मेरे भाई उसको मुक्ति मिले, तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना है। 39 जो बताएं आपका ए, क्या बताएं, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। तो ए में क्या है, स्त्री पुरुष को दोस्तों क्या करना है, एक समान दोस्तों आगे हमें बढ़ाना है, ये नहीं कि पुरुषों को ज्यादा महत्व दे महिलाओं को कम, मतलब उनके जीविका के लिए मेरे भाई दोनों को एक साथ हमें बढ़ाना है। डी में क्या है दोस्तों, संसाधन के दोस्तों समान वितरण। बी में क्या है आपका, संसाधन के समान वितरण है, ये मतलब कि जो भी आपके प्राकृतिक संसाधन हो मेरे भाई वो सबके लिए मेरे भाई क्या हो, समान हो, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं दे देना है। सी में आपका धन के संकेंद्रण के बारे में, किसी एक व्यक्ति के पास धन को क्या करना, जमा नहीं कर देना है। डी में दोस्तों क्या, समान काम के लिए समान वेतन मेरे भाई स्त्री पुरुष के लिए। और ई में है दोस्तों श्रमिक और बच्चों की सुरक्षा के बारे में। और दोस्तों यहाँ पर एफ में क्या है, बच्चों के विकास के बारे में। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में दोस्तों 39 आ गया होगा, ठीक है। तो 39 भी क्या है, समाजवादी पर है, सिद्धांत पर है। अगला जो है देखिए लिखा है आपका, अच्छा 39 तो हो गया हमारा, 40 देखते हैं। 40 क्या लिखा है, ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में। ग्राम पंचायत के संगठन, तो सबसे पहले यहाँ लिख लीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि क्या है, तो ये गांधीवादी सिद्धांत पर दोस्तों क्या है, आधारित आपका है, ठीक है। कभी पूछता है एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन गांधीवादी सिद्धांत के अनुच्छेद नहीं है, तो वहाँ ऑप्शन दे देगा, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसलिए बता रहे हैं कि लिख लीजिएगा, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में बात करता है। क्या है, ग्राम पंचायत की स्थापना की बात करता है। और सबसे पहले देखना कि गांधीवादी सिद्धांत में दोस्तों आपका आएगा। अब ये क्या कहता है, तो ये कहता है कि जो राज्य है मेरे भाई, सिंपल अर्थों में समझिए कि सरकार को क्या करना चाहिए कि वो ग्राम पंचायत बनाए। तो जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों का संगठन करे मेरे भाई, जिससे ऐसी शक्ति मतलब उनको दे जिससे वह स्व प्रशासन मतलब कि स्वशासन, जिसको सेल्फ गवर्नमेंट कहते हैं मेरे भाई, वो अपने तरीके से उसका काम दोस्तों वो अपना काम अपने तरीके से कर सके। वही क्या है मेरा आपका ग्राम पंचायत संगठन के बारे में बात करता है। मतलब कि सरकार को करना चाहिए क्या कि गांव में पंचायत बनाए, पंचायत को दोस्तों अधिकार मिले ताकि गांव वाले अपना काम खुद कर सके मेरे भाई, ठीक है। मतलब गांव का शासन गांव के ही हाथ में रहे दोस्तों। इसमें ये बातें दोस्तों बताई गई है जो गांधी जी मतलब जो चाहते थे। गांधी जी क्या चाहते थे कि ग्राम स्वराज्य हो, मतलब गांव को क्या मेरे भाई अपना मतलब कि आजादी मिले, हर गांव एक छोटी मतलब कि हर गांव की क्या मेरा आपका एक छोटी सरकार हो, गांव अपना दोस्तों खुद निर्णय मेरे भाई आपका ले, यही क्या है आपका। तो इसी से जोड़ा गया दोस्तों आपका गांधीवादी सिद्धांत को मेरे भाई, ठीक है। और ये आगे चल करके यही जो आप आर्टिकल देख रहे हैं दोस्तों 40 दोस्तों, यही क्या होता है, आपका 73वां संविधान संशोधन होता है हमारे संविधान में दोस्तों, जिसके द्वारा आपका क्या जुड़ता है मेरा भाई, आपका जुड़ता है आपका नगर पंचायत मतलब पंचायती व्यवस्था जो आता है दोस्तों, आपका स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है दोस्तों, आपका यही आर्टिकल के बल पे दोस्तों आपका आता है, ठीक है। और लोकतंत्र दोस्तों क्या होता है, गाँव तक दोस्तों इस आर्टिकल के द्वारा तो पहुंचता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि आर्टिकल 40 क्या है, तो गांधीवादी सिद्धांत पर है। गांधी जी क्या चाहते थे दोस्तों, सब चीज के बारे में आपको हम बता दिया। अब आते हैं आर्टिकल 41, आपका अनुच्छेद दोस्तों 41 क्या कहता है, तो कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। मतलब यहाँ समझना है सिंपल शब्दों में कि सरकार को कोशिश करना चाहिए मेरे भाई कि लोगों को रोजगार दे, ठीक ना, लोगों को हम शिक्षा दे, जो बूढ़े व्यक्ति है मेरे भाई उनको पेंशन दे, जो बीमार व्यक्ति है उनकी हम हेल्प करें, जो बेरोजगार लोग हैं उनको हम कोई भत्ता दें, ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको हम दिव्यांग मतलब सहायता मिले, कुछ भी मतलब जो राज्य सरकार के तो मतलब के हित में है, मतलब उनके हित में है, मतलब उनके पास है मेरे भाई, तो उनके पास जितनी शक्ति है उसी शक्ति का दोस्तों अपना उपयोग करें ताकि सरकार की, अब ये सब जो बातें बताएं क्या सरकार की क्षमता पर निर्भर करता है, सरकार की मेरे भाई क्षमता पर निर्भर करता है कि सरकार अगर चाहेगी तो वो काम ये सब कर सकती है, लेकिन उनको दोस्तों ये काम
करना चाहिए कि अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति है तो वृद्धा पेंशन हो गया दोस्तों, दिव्यांग पेंशन हो गया दोस्तों, विधवा पेंशन का नाम सुनते हैं तो सब दोस्तों जो चलता है आपका ये आर्टिकल 41 के अंतर्गत दोस्तों राज्य सरकारें चलाती है। ठीक है, जैसे देखिए नीचे लिखा है आपका 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना। वर्तमान में इसमें 5 दोस्तों योजनाएं शामिल है आर्टिकल आपका 41 के अनुसार मेरा भाई। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन। बताएं कि जितने प्रकार पेंशन होंगे मेरा सबका आपके आर्टिकल 41 के अंतर्गत आएंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा दोस्तों पेंशन आपका हो गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन हो गया मेरे भाई। अगला है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना हो गया। फिर अन्नपूर्णा दोस्तों आपका योजना हो गया। अन्नपूर्णा योजना जो अनाज मिलता है मेरे भाई आपका, तो ये सब दोस्तों आर्टिकल 41 के अंतर्गत दोस्तों मिलता है। और ये 15 अगस्त 1995 का याद रखिएगा। इसी समय दोस्तों आपका शुरू हुआ था मिड डे मील। स्कूल में शुरू नहीं हुआ था आपका मिड डे मील, मध्याह्न भोजन जिसको बोलते हैं हम लोग। सरकारी स्कूल में दोस्तों दोपहर के समय बच्चों को दोस्तों सरकार क्या कहती है दोस्तों, खाना खिलाती हुई। क्या दोस्तों आपका मिड डे मील जो 15 अगस्त 1995 को ही शुरू मेरे भाई हुआ था। ये जितने भी प्रावधान देख रहे हैं मेरे भाई साहब का आर्टिकल 41 में है। जितने प्रकार के पेंशन है मेरे भाई साहब के आर्टिकल दोस्तों क्या आएंगे 45 में। रोजगार दोस्तों सरकार को उपलब्ध कराना है क्रिटिकल सिचुएशन में दोस्तों, कुछ दशाओं में क्या करना उनको रोजगार उपलब्ध कराना है। किसको दोस्तों, नागरिकों को, मतलब अपने दोस्तों राज्य में वो रह रहे हैं उनको दोस्तों क्या करना, रोजगार उपलब्ध कराना। रोजगार हो गया, शिक्षा हो गया, पेंशन हो गया, बेरोजगारों की सहायता हो गया मेरा सब क्या है आपका इसी से मेरा भाई आपका जुड़ा हुआ है आर्टिकल 41 से। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान मेरे भाई रखना है। आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 42 के बारे में। आर्टिकल 42 क्या कहता है? आर्टिकल 42 कहता है कि काम के न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता, प्रसूति मतलब गर्भवती महिला के बारे में बता रहा है कि प्रसूति सहायता का दोस्तों उपबंध हो। मतलब कि यहाँ पर समझा जाए तो सरकार को क्या करना चाहिए, तो सरकार को मजदूरों से ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। ठीक ना, जो मतलब कि न्याय बोले काम न्याय संगत हो। ये नहीं कि कोई मजदूर है, कोई काम करने वाला है तो उसको 8 घंटा की जगह में क्या कर रहे हैं दोस्तों 16 घंटा करवा रहे हैं दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो काम जो है का जगह है मेरा भाई क्या हो आपका, वो सुरक्षित हो। क्या मेरा भाई आपका सुरक्षित हो और मानवोचित दशा हो। मतलब कि ऐसा मतलब कि काम कराना है जो मानव कर सकता है, मतलब कि मानवीय परिस्थिति के अनुकूल हो मेरे भाई, मानवीय परिस्थिति के अनुकूल हो। ये नहीं कि जो मानव से दोस्तों नहीं हो सकता काम वो काम उसे करवा रहे हैं मेरा भाई। ठीक है, और ये प्रसूति सहायता कहने का मतलब कि जो गर्भावस्था जो महिला होती है मेरा भाई उनको क्या मिले, सहायता मिले। मतलब कि प्रसव के समय दोस्तों आर्थिक सहायता मिले। ठीक है, जो महिलाओं को गर्भावस्था में जो छुट्टी मिलता है, लीव मिलता है मेरे भाई, वो लीव मिले मेरे भाई को। जो भी अपनी सरकारी जो महिलाएं हैं जो अपनी नौकरी करती है उसकी बात हो रही है। ठीक ना, काम करने का समय दोस्तों क्या हो, सही हो। इसे उस आर्टिकल आपका 42 मेरे भाई कहता है। तो इसको थोड़ा सा आपको ध्यान रखना कि आर्टिकल 42 में आपका मेरे भाई क्या कहा गया। तो इसे मजदूरों के बारे में दोस्तों और आपके जो गर्भवती महिला है दोस्तों उसके बारे में प्रावधान दोस्तों इसमें किया गया है। तो दोस्तों ये कौन से आर्टिकल कौन से आपके वर्ग में आएगा, तो ये समाजवादी वर्ग में दोस्तों आएगा, समाजवादी सिद्धांत में दोस्तों आपका आएगा। तो इसको थोड़ा आपको ध्यान रखना। अगला आपका है क्या, 43 समाजवादी में भी आता है और दोस्तों आपके गांधीवादी में भी आता है। समाजवादी में दोस्तों क्यों आता है, गांधीवादी में क्यों आता है, इसके बारे में बताएंगे। जैसे लिखिए, लिखा है आपका अनुच्छेद 43, यहाँ लिखा है कि कर्म कारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। जो कर्मगारों है मेरे भाई, कारों है उनके लिए क्या हो, निर्वाचन मजदूरी मिले है आपका कुटीर उद्योग। यहाँ पर समझना है कि आपको सिंपल समझिए कि जो मजदूर है मेरे भाई उनको तो इतना वेतन मिले, तो इतना ठीक ठाक वेतन मिल सके मेरे भाई जितना मैं अपना परिवार का दोस्तों भरण पोषण मेरे भाई कर सके। ठीक है, इसको याद रखिएगा। काम का जो समय हो निश्चित है मेरे भाई, उनको अपने परिवार के लिए छुट्टी ही मिलना चाहिए। ठीक ना, और जो ये कुटीर उद्योग के बारे में बात किया तो इसमें बात किया कि गांव में जो उद्योग लगे मेरे भाई, जो छोटे बड़े उद्योग है दोस्तों उसको बढ़ाने का सरकार क्या करे मेरे भाई, काम करे, उसको बढ़ावा देने का दोस्तों क्या करे, कुछ दोस्तों काम करे। तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। अब बात आता है कि सर बताएं कि ये गांधीवादी से भी जुड़ा हुआ है और समाजवादी सिद्धांत से भी दोस्तों क्या आपका ये जुड़ा हुआ है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। तो गांधीवादी जब आगे जब आएंगे तो बात आता है कि गांधीवादी सर आपका ये और समाजवादी क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी के बारे में बात की है। तो समाजवादी क्यों है, क्योंकि उसने मजदूरों के अधिकार के बारे में बात किया दोस्तों। ठीक है, उनके वेतन के बारे में बात किया, मतलब समानता के बारे में बात किया। समानता के बारे में बात हुआ तो मतलब कि समाज के बारे में दोस्तों बात हो रहा है। ठीक है, वहीं गांधीवादी क्यों है दोस्तों, इसमें दोस्तों गांव को मजबूत बनाने की बात करता है। देखिए बोला ना कुटीर उद्योग के बारे में, कुटीर उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मतलब स्वदेशी के लिए दोस्तों क्या किया, इसमें बात किया। तो दोस्तों क्या आपका गांधीवादी सिद्धांत पे दोस्तों ये आ गया। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर कभी पूछ ले दोस्तों तो आपको बताना 43 दोस्तों, लेकिन पर्टिकुलर ये पूछ दे कभी कि कौन सा दोस्तों आर्टिकल आपका गांधीवादी पर है, आपको आर्टिकल दोस्तों दिया है 43, तो आपको 43 से मेरे भाई टिक करना है, इसको छोड़ना मेरे भाई नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 41 42 43 दोस्तों आपको हो गया। आप देखिए 43 में इसका एक क्लॉज है आपका 48 दोस्तों 43A मेरे भाई, इसमें लिखा है कि क्या लिखा है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। ठीक है, ये कहता है यहाँ पर कि सरकार को चाहिए क्या
कि जो फैक्ट्री या कंपनी है दोस्तों उसके फैसलों में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। मतलब कि अगर वो डिसीजन कुछ ले रहे हैं मेरे भाई तो उसमें केवल मालिक ही निर्णय न ले, उसमें दोस्तों थोड़ा सा मजदूरों की भी हम क्या करें, राय ले कि हाँ भैया बताइए इसके लिए क्या होना चाहिए। ठीक है, तो वही बता रहा है यहाँ पर कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, मतलब कोई उद्योग के बारे में उसको कोई डिसीजन लेना है तो क्या हो, मजदूरों की वजह से उसमें राय लेना चाहिए। मतलब कि मालिक और मजदूर दोनों मिलकर क्या करें मेरे भाई, उसका प्रबंधन दोस्तों करें। ठीक है ना, क्योंकि जो आपका मिल चल रहा है, जो उद्योग चल रहा है मेरे भाई, वो सिर्फ मालिक तो नहीं चल रहा है, उसमें क्या करें मजदूर काम कर रहे हैं, तो उनकी भी थोड़ा सी भागीदारी उसमें दोस्तों होनी चाहिए। दोस्तों 43A कहता है। ठीक है, आगे लिखा है आपका 43B, क्या मेरा आपका 43B। तो 43B क्या है, तो ये राज्य सहकारी सोसाइटी का संवर्धन करेगा। मतलब कि इसमें सहकारी समितियों के बारे में दोस्तों बात किया गया है। मतलब कि जो लोग हैं मेरे भाई, मतलब सरकार को क्या चाहिए कि लोग मिलकर समिति बनाए, और समिति पर किसी का दोस्तों जबरदस्ती अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक ना, और समिति क्या मेरा भाई आपका लोकतांत्रिक तरीके से काम करे, ताकि समिति दोस्तों आपका ईमानदारी काम कर सके। तो इसमें आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में दोस्तों बात करता है। सिंपल समझिए, जैसे गांव में आप गांव में देखते होंगे दोस्तों, दूध समिति बनता होगा, किसान समिति बनता होगा दोस्तों, एक दोस्तों सहकारी समिति बनता होगा बैंकों के लिए मेरे भाई। ठीक है, एक श्रमिक समिति बनता होगा। तो ये सब जो दोस्तों कमेटी जो बन रहा है, ये सब दोस्तों क्या है, सहकारी समिति के दोस्तों अंतर्गत आपके आते हैं। दोस्तों आपके 43 दोस्तों बी में दोस्तों आपको ये पढ़ने के लिए मिलता है मेरे भाई। अब ये कभी पूछता है, ये आपका गांधीवादी क्या है, सिद्धांत पर आधारित है, और यही पूछता है कि जो हमारे भारतीय संविधान में सहकारी समिति है कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, बताइएगा। 97 अमेंडमेंट दोस्तों हुआ था आपका, कब सर, तो 2011 में इसके द्वारा दोस्तों क्या किया गया था, ये जोड़ा गया था मेरे भाई। ये चीज को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग क्या, 44 दोस्तों, 44 आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। इसमें दोस्तों नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग यूसीसी दोस्तों कहते हैं। सबके लिए एक कानून, सबके लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई, एक कानून होना चाहिए। मतलब कि सरकार को काम करना चाहिए। जैसे अभी के बारे में बात कर ले, वर्तमान समय में दोस्तों, तो भारत में क्या है दोस्तों, सभी धर्मों के लिए अलग अलग दोस्तों क्या है आपका पर्सनल दोस्तों क्या लॉ है। जैसे शादी के लिए अलग कानून है, तलाक के लिए दोस्तों अलग कानून है, उत्तराधिकारी मतलब प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो अलग कानून है, कोई गोद लिया मेरा तो उसके लिए अलग कानून है। तो ठीक है, तो क्या करना है, तो ये सभी के लिए मेरा भाई क्या हो, एक कानून बनाना है। क्या करना है मेरा भाई, सभी के लिए आपका एक कानून बनाना है। तो वही दोस्तों दिया गया है राज्य सरकार को पावर, क्या कीजिए आप अपने राज्य में क्या कीजिए, तो यूसीसी जरूरत पड़ने पर लाइए। यूसीसी मेरा जरूरत पड़ने पर लाइए, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों इसको कहते हैं हम लोग, यूनिफॉर्म दोस्तों सिविल कोड कहते हैं। और आपको बताया तो अगर हम दोस्तों प्रेजेंट इंडिया के बारे में बात करें, तो वर्तमान समय के भारत की बात कर ले, तो अभी दोस्तों पहला जो राज्य है आपका यूसीसी लाने वाला दोस्तों आपका उत्तराखंड है। मतलब कि पहला राज्य आपका उत्तराखंड है दोस्तों, जहां पर ये दोस्तों आर्टिकल 44 लागू है। मतलब वहां पर सभी धर्मों के दोस्तों क्या है, एक कानून है। या आपका शादी का हो, तलाक का हो, गोद लेने का हो मेरे भाई, सबके लिए क्या है दोस्तों, एक जैसा कानून है मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद दोस्तों जो फर्स्ट स्टेट है दोस्तों, अभी हाल ही में क्या हुआ है, कल या परसों दोस्तों आपका जो गुजरात है दोस्तों, गुजरात में भी दोस्तों क्या हुआ है, वहां के विधानमंडल में दोस्तों आपका ये पारित हो चुका है। गुजरात की बात कर रहे हैं, हाँ गुजरात की बात कर रहे हैं। तो गुजरात सरकार दोस्तों सेकंड स्टेट बन गया है आपका यूसीसी लाने वाला। तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। यूसीसी मतलब क्या है, तो दोस्तों राज्य सरकार को करना चाहिए कि सभी के लिए दोस्तों क्या हो, सभी धर्मों के लोगों के लिए दोस्तों एक समान कानून दोस्तों अपने राज्य में लागू करे मेरे भाई। ये क्या है, यही आपका यूसीसी है मेरे भाई। ठीक है, देखिए जैसे इक्वल आपका है, तो इक्वल मतलब कि इक्वल हमें दोस्तों लॉ लाना है, तो इसको याद रखिएगा। समानता लाने के लिए ये बात होता है कि जरूरी क्यों है, तो समानता लाना है आपको, राष्ट्रीय एकता लाना स्थापित करना है, कानून में क्या मेरा एकरूपता हो, ताकि लोगों के बीच में भेदभाव कम हो, मतलब भेदभाव हो ही नहीं मेरे भाई। ठीक है, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। और ये किस में आएगा सर, तो यही आपका आएगा किसमें, तो लिबरल है, मतलब उदारवादी दोस्तों, जो उदार बौद्धिक दोस्त सिद्धांत बताए थे उसमें दोस्तों आपका ये आर्टिकल आएगा। तो इसको भी लिख लिया कीजिएगा, जो जो हम बता रहे हैं इसके माथा पर दोस्तों लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अगला देखिए, अगला हमारा 45, अगला है 45, जिसमें बताया है कि बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंधन। बालकों के लिए मेरा क्या आपका है, निःशुल्क। ठीक है, पहला क्या है दोस्तों, निःशुल्क। और ये इस मतलब कि सिंपल समझना है, तो सरकार को क्या करना चाहिए, जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे खासकर जो आंगनबाड़ी, क्या दोस्तों आपके आंगनबाड़ी, अगर जैसे ही दोस्तों आर्टिकल आपका 45 आए तुरंत आपको याद रखना दोस्तों आंगनबाड़ी, क्या रखना मेरे भाई, आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी में दोस्तों जो बच्चे पढ़ते हैं वो क्या होते हैं आपके 0 से लेकर 6 वर्ष, ये जो आपके बच्चे हैं किनके लिए मेरे भाई, आपका 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों के लिए आर्टिकल आपका 45 है दोस्तों। ये चीज़ को याद रखिएगा, ठीक ना। ये दोस्तों आपका आर्टिकल 45 दोस्तों किसके लिए है, तो आर्टिकल 45 दोस्तों आपका है किसके लिए, तो मेरे भाई 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए। ये दोस्तों आपका 86 जो अमेंडमेंट हुआ था मेरा 2002 के बाद, इसमें दोस्तों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए एक मौलिक अधिकार जो जोड़ा गया था आपका 26 दोस्तों ए में आपका आर्टिकल में। और 0 से 6 इसमें दोस्तों क्या किया गया, तो 0 से 6 बच्चों के लिए दोस्तों क्या किया है, उनके दोस्तों पोषण के लिए, उनके प्राथमिक शिक्षा के लिए मेरे भाई, बच्चों की देखभाल के लिए मेरा आपका आंगनबाड़ी की व्यवस्था दोस्तों की गई, किसमें, आर्टिकल 45 में दोस्तों। तो इसको याद रखिएगा कि आर्टिकल 45 में क्या है,
तो प्री स्कूल एजुकेशन के बारे में दोस्तों बात करता है, तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला हमारा है क्या 44, तो आपका 44 हो गया, 45 हो गया। 46 क्या है, तो अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के दोस्तों अभिवृद्धि के बारे में, मतलब कि दोस्तों इसमें ST SC, मतलब कि SC ST के बारे में बात किया है। मतलब सरकार को क्या करना चाहिए कि जो ST SC है दोस्तों उनकी शिक्षा में मदद करनी चाहिए, मतलब जो गरीब या उन SC ST तो हो ही गया, इसमें क्या दोस्तों SC ST के बारे में बात है, इसमें दोस्तों आपके SC और ST के बारे में है। और जो गरीब वर्ग के दोस्तों क्या करे, सहायता, जो गरीब है, जो हमारे समाज में जो दुर्बल वर्ग है मेरे भाई, उनकी सहायता करे, मतलब सहायता मतलब क्या करे, उनको दोस्तों क्या स्कॉलरशिप दे, छात्रवृत्ति दे मेरे भाई, उनको आरक्षण दे, उनको शोषण से बचाए, ठीक ना, ताकि क्या कर सके मेरे भाई, ताकि कमजोर वर्ग दोस्तों आगे बढ़ सके। मतलब कि कमजोर वर्ग को क्या करना है भाई, आपको आगे बढ़ाना है, उसके लिए दोस्तों आर्टिकल आपका 46 दोस्तों रखा गया है। तो देखते होंगे बहुत सारे जो स्कूलों में दोस्तों जो होता है, सरकार क्या करता है दोस्तों आपका स्कॉलरशिप दोस्तों SC ST को दिया करती है मेरे भाई, इसको थोड़ा सा आपको मतलब आर्थिक सहायता दोस्तों देती है। जो ट्राइबल दोस्तों, मतलब बहुत सारा ट्राइबल दोस्तों योजना भी चलता है, पोस्ट आपका मैट्रिक स्कॉलरशिप चलता है दोस्तों, ये सब काम दोस्तों आर्टिकल 46 से ही जुड़ा हुआ है। ये आपका छात्रवृत्ति योजना हो दोस्तों मेरा आपका, या दोस्तों आपका पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है मेरा, सब क्या है इसका, तो दोस्तों राज्य सरकार 46 के द्वारा ही दोस्तों करती है, तो इसको याद रखिएगा ये चीज़ को, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं, अगला क्या हमारा है दोस्तों आर्टिकल 47। अगला क्या हमारा आर्टिकल 47 दोस्तों, थोड़ा सा और समय लेंगे, उम्मीद करते हैं आपको समझ में, पढ़ने में थोड़ा अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, समझने में कैसे हम समझेंगे इसको। देखिए अगला लिखा है आर्टिकल 47, इसमें पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य के सुधार करने का राज्य का दोस्तों कर्तव्य। इसको आसान शब्दों में अगर समझा जाए दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है कि सरकार को क्या करना चाहिए कि लोगों को अच्छा खाना देना चाहिए, मतलब कि क्या दोस्तों सब, मतलब कि खाना जो है मेरा वो क्या बेहतर हो, स्वास्थ्य की सुविधा ध्यान दे, अस्पताल दोस्तों बनाएं, जो शराब बंद, मतलब शराब है तो शराब को कम करना, नशा को दोस्तों बंद करें, मतलब ताकि क्या मेरा समाज दोस्तों स्वस्थ बन सके। और इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके जो हमारे बिहार में, हमारे बिहार सरकार जी है, बिहार सरकार जो है मेरे भाई, उन्होंने क्या किया है, हमारे बिहार में शराबबंदी दोस्तों किया है, शराब बंदी मेरे भाई, जो हमारे बिहार में देखते हैं कि शराबबंदी है, तो इसी आर्टिकल का दोस्तों इस्तेमाल करके राज्य सरकार ने दोस्तों, बिहार सरकार ने किया है। क्योंकि बताएं कि ये जो DPSC में जो प्रावधान दिए गए हैं वो राज्य सरकार को दिए गए हैं। अब शराबबंदी कर दिया तो आप दोस्तों इसको लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते कि हाँ सर देखिए हमारी जो सरकार है उन्होंने क्या किया है, तो हमारा जो अधिकार है दारू शराब पीने का उसको बंद कर दिया। क्योंकि मेरे भाई इसमें जो सिंपल आर्टिकल 37 में कह दिया गया है कि इसमें जो प्रावधान है उसको लेकर के आप कोर्ट नहीं जा सकते, नहीं तो कितना बिहार में जो पीने वाले जो लोग थे पहुंच जाते मेरे भाई क्या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट मेरे भाई। इसलिए उसको बताएं कि ये दिया गया पावर किसको, राज्य को पावर दिया गया, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसी आर्टिकल का इस्तेमाल करके कोई भी राज्य दोस्तों आपका शराबबंदी दोस्तों नशाबंदी अपने राज्य में करता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। अगला है आर्टिकल दोस्तों आपका 48, इसमें कहा गया है कृषि एवं पशुपालन संगठन के बारे में, कृषि एवं किसके बारे में, पशुपालन संगठन के बारे में दोस्तों बात करता है। सिंपल समझे तो खेती को क्या करना है, आधुनिक तरीके, मतलब खेती को क्या करना, बढ़ाना है, लेकिन दोस्तों कैसा, तो आधुनिक तरीके से बनाना है, ये नहीं कि परंपरागत तरीके से जो खेती हो रही है उस पर ध्यान ज़्यादा जोड़ दे, ऐसा नहीं, मतलब क्या करना है, तो आधुनिक तरीके से क्या करना है, खेती को करना है। जो पशुपालन को बढ़ाना है मेरे भाई, गाय की रक्षा करना है, जो दुधारू पशु हैं, जो आपके क्या मेरा आपके दुधारू पशु है, ठीक है ना, उनको क्या करना है, तो उस पर द्वारा विशेष दोस्तों जोड़ देना है। और खेती को बताया जैसा कि खेती में क्या करना है, विज्ञान का दोस्तों, मतलब वैज्ञानिक तरीके से तो खेती करना है, ताकि दोस्तों किसानों को भी लाभ हो और उनको जो पशु है दोस्तों पशुओं को भी लाभ हो। पशुओं को मतलब कि दुधारू पशु है मेरे भाई, आपके भार ढोने वाले हों, जो मतलब कि हमारी सहायता के लिए मेरे भाई काम करते हैं पशु मेरे भाई, उस पर सरकार का थोड़ा विशेष ध्यान मेरे भाई रहे। तो याद रखिएगा कृषि और पशुपालन मेरे भाई बोले तो आर्टिकल आपका 48। आगे देखिए अगला है आर्टिकल दोस्तों आपका 48A का दोस्तों क्लॉज है, जिसको 42वां संविधान संशोधन 1976 में दोस्तों जोड़ा गया था। इसमें पर्यावरण का संरक्षण व संवर्धन व वन जीव की दोस्तों रक्षा के बारे में बात करता है। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, कभी पूछता है एग्जाम में, बताइए कौन से आपके संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। इसमें मतलब क्या करना है, तो सरकार को क्या करना चाहिए मेरे भाई, पेड़ बचाने के लिए काम करना चाहिए, जंगल बचाने के लिए, जानवरों की रक्षा करने के लिए, प्रदूषण कम करने के लिए, मतलब सिंपल अगर समझे तो प्रकृति की दोस्तों क्या करना है, आपको रक्षा करना है, क्या करना है, प्रकृति की रक्षा करना है, ताकि स्वच्छ और सुरक्षित मेरा भाई पर्यावरण बन सके। याद रखिएगा 48 दोस्तों, ये जरूरत पड़ने पर दोस्तों सरकार बताया कि अमेंडमेंट करके दोस्तों डाला गया है, ठीक है। अगला है आपका अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 क्या कहता है सर, इसे कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का दोस्तों क्या करना है, संरक्षण करना, दोस्तों प्रोटेक्शन हमें करना है। मतलब कि सरकार क्या करेगी, तो जो हमारे भारत में या उनके दोस्तों क्षेत्र में अगर कोई पुराने किले हैं मेरे भाई, तो उसको संरक्षित करे,
जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, या कोई ऐतिहासिक मेरे भाई क्या है जगह है, उसको दोस्तों क्या क्या है संरक्षित करने का काम करे, या पुरानी कोई दोस्तों मूर्तियां हैं उसको बचाने का काम करे। ठीक है, मतलब कि सिंपल समझना है, जो पुरातात्विक दोस्तों क्या है चीजें हैं उनको सुरक्षित करने के लिए दोस्तों क्या करे, मतलब सरकार उसके लिए काम करे, ताकि जो हमारे देश के दोस्तों इतिहास और संस्कृति है मेरे भाई उसकी रक्षा मेरे भाई हो सके। यही है आपका आर्टिकल 49 मेरे भाई। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 50 में। क्या आते हैं मेरे भाई आपका अनुच्छेद 50। अनुच्छेद 50 क्या कहता है, अब ये आर्टिकल 49 मतलब हमारे जैसे आपका ताजमहल, कुतुब मीनार, अजंता का दोस्तों जो एलोरा मंदिर देखे हैं, सांची स्तूप देखे हैं, तो सब आपका इसी में आता है, किसमें आर्टिकल 49 में दोस्तों। इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, ये दोस्तों आपका किसमें है तो उदारवादी सिद्धांत में दोस्तों आता है। अब हम लोग बात करते हैं किसमें दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं आर्टिकल 50 में। इसमें कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथकीकरण के बारे में दोस्तों बात करता है। मतलब कि न्यायपालिका अलग है और कार्यपालिका दोस्तों अलग है। कार्यपालिका मतलब दोस्तों जो कार्य करती है, कार्य कौन कर रही है, तो इसमें कौन आएगा सर, तो इसमें आपके पीएम, ठीक ना, पीएम हो गए, सीएम, जितने प्रकार के मंत्री दोस्तों आपके आते हैं इसमें, किसमें आके कार्यपालिका में। राज्य में आपका सीएम होगा, सीएम के साथ जो भी मंत्री दोस्तों आपके आते हैं कार्यपालिका में। ठीक है ना, राष्ट्रपति होगा दोस्तों कार्यपालिका में। न्यायपालिका दोस्तों क्या होगा, जो आपका कोर्ट है मेरे भाई, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट आपका दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट दोस्तों सबका क्या आता है आपका न्यायपालिका में। पृथ्वी का मतलब इसका अलग अलग, मतलब इनका काम अलग है, इनका काम अलग है। मतलब जज का जो जज होते हैं मेरे भाई, तो जज का काम दोस्तों अलग होता है। और जो अधिकारी है, मतलब कार्यपालिका मतलब कि अधिकारी ऑफिसर, डीएम हो गए, पुलिस हो गए, कलेक्टर हो गया, तो उनका काम क्या अलग है। तो सरकार क्या करे, अदालत के काम में दोस्तों दखल न दे। ठीक ना, क्योंकि न्यायपालिका क्या है मेरा भाई, वो स्वतंत्र है। हमारे भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के बारे में उसमें बताया गया है। ठीक ना, अगर न्यायपालिका मेरे पर दबाव डालेगा तो वो स्वतंत्र निर्णय दोस्तों देने में सक्षम दोस्तों नहीं होंगे। इसलिए उसमें बात किया गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण में भाई अनुच्छेद 50। ठीक है, ये निष्पक्ष न्याय सही फैसला लेने के लिए मेरे भाई दिया गया है, ताकि सरकार का दोस्तों उस पर दबाव न होगा। दबाव डालेगा कि नहीं इसमें आपको ये क्या करना, फैसला सुनाना है, तो जो क्या है वो स्वतंत्र दोस्तों आपका नहीं हुआ। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि अलग पृथक्करण है, उनका काम अलग है, उनका काम अलग है, अपना काम देखिए हम अपना काम देखेंगे। ठीक है, ये भी क्या है उदारवादी सिद्धांत में आएगा, मतलब उदार बौद्धिक सिद्धांत में दोस्तों आपका आएगा। अगला है दोस्तों आपका जो लास्ट आर्टिकल है आपका दोस्तों अनुच्छेद भाग 4 का दोस्तों आर्टिकल आपका 51। ठीक है, इसमें कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि। मेरे भाई क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि करना, मतलब कि जो हमारे दूसरों, जो हमारे पड़ोसी देश है मेरा भाई, ठीक ना, उनके साथ क्या करना है, जो दूसरे देशों के साथ में दोस्ती स्थापित करना, मतलब क्या संबंध दोस्तों, दोस्ताना संबंध दोस्तों स्थापित करना है, ताकि दोस्तों क्या हो, युद्ध वगैरह ना हो, युद्ध मेरा युद्ध से बचे, शांति बनाए रखे मेरे भाई। जो अंतर्राष्ट्रीय नियम है मेरे भाई, जो आपके इंटरनेशनल जो कानून है मेरे भाई, आपके लॉ है, उसको दोस्तों माने। ठीक ना, झगड़ा क्या हो, झगड़ा मतलब दोस्तों आपका हो तो बातचीत से, मतलब कि बातचीत से मेरा क्या कहें, उसका समाधान मेरा भाई करे, मतलब कि विश्व शांति की दोस्तों पॉलिसी को दोस्तों क्या करना है, हमें अपनाना है। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाना है, ताकि सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना है, आपको बढ़ावा देना है। देशों के बीच उसको क्या हो, आपका संबंध मेरे भाई अच्छा हो, क्या हो, आपस में आपसी संबंध क्या है आपका अच्छा हो, ताकि अगर संबंध अच्छा रहेगा मेरा भाई तो विवाद नहीं होगा। जब विवाद नहीं होगा मेरा तो क्या होगा, आपका युद्ध नहीं होगा। अगर मतलब मान लीजिए विवाद अगर होता भी है तो दोस्तों क्या करेंगे, हम वॉर से उसका समाधान नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बातचीत से दोस्तों उसको सुलझाएंगे। लेकिन वर्तमान परिवेश में दोस्तों आपको ऐसा देखने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन आर्टिकल आपका दोस्तों 51 में ऐसे बात कहा गया है। आगे देखिए, अगला है आपका कुछ पॉइंट लिखा है, जिसमें लिखा है उपयुक्त अनुच्छेदों के अतिरिक्त कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। जैसे दोस्तों 2 आर्टिकल और हैं जो डीपीएसपी की तरह दोस्तों क्या करते हैं, आपके काम करते हैं। थोड़ा उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे लिखा है आपका अनुच्छेद 350 का मतलब 350 दोस्तों आपका ए, इसमें क्या कहा गया है, इसमें कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। मतलब प्राथमिक स्तर मतलब उसमें कहा गया है मेरा भाई, सिंपल समझना है कि राज्य को क्या करना चाहिए कि अलग भाषा बोलने वाले बच्चों को दोस्तों उनकी अपनी भाषा में ही पढ़ाई का दोस्तों मौका देना चाहिए। खासकर जो प्राथमिक शिक्षा है, जो दोस्तों आपका प्राइमरी जो एजुकेशन है दोस्तों, उसमें क्या करना चाहिए मेरा आपको अपनी मातृभाषा में क्या करना, उनको शिक्षा देना। जैसे मान लीजिए हिंदी राज्य में तो अगर बंगाली बच्चा है तो उनको बंगला में तो नहीं सिखा सकते हैं, तो उनको क्या करना है मेरा भाई, अगर हाँ माफ कीजिएगा, हिंदी राज्य मान लीजिए कोई क्या है आपका बंगाली बच्चा है, तो अगर वो बंगाली में सुटेबल है तो उनको क्या कीजिए मेरा आपका मतलब बंगाली में ही सिखाइए, अगर आपके पास साधन है तो। ठीक है, तेलुगु राज्य तमिल में क्या है आपका तेलुगु बच्चा है, ठीक है, तो क्या कीजिए आप उनको, अगर आपके पास साधन है दोस्तों, अवेलेबल है, नहीं है तो सरकार अवेलेबल कराए, उनको तेलुगु में क्या करना है आपका, वो तेलुगु बच्चे को तेलुगु में ही सिखाए। कब दोस्तों, ये प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है, क्या कर रहा है आपका प्राथमिक शिक्षा के बारे में बात कर रहा है। ये नहीं कि किसी प्राथमिक स्तर पर, ये नहीं कि कोई बच्चा जिस भाषा का मतलब कि उसका मातृभाषा है उसको छोड़ करके उनको दूसरा भाषा दोस्तों सिखाया, ऐसा दोस्तों बात किया गया आपका 350A में दोस्तों। ठीक है, अगला आपका है दोस्तों अनुच्छेद 351। इसमें दोस्तों हिंदी को प्रोत्साहन देने के बारे में, मतलब हिंदी को दोस्तों
बढ़ावा देने के बारे में दोस्तों बात किया गया है। मतलब कि हिंदी को क्या करना है, हिंदी भाषा को दोस्तों बढ़ावा देना है ताकि हिंदी को दोस्तों सरल बनाया जा सके और अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द में भी दोस्तों क्या करना है, हिंदी को पूरे मतलब जोड़ना है मेरे भाई, ताकि पूरा भारत दोस्तों हिंदी को समझे। मतलब सिंपल से यहाँ पर कि हिंदी का दोस्तों क्या करना है, विकास करना है, लेकिन सभी भाषाओं को सम्मान करते हुए, नहीं कि हम सिर्फ हिंदी को देख रहे हैं और जो अन्य भाषाएं दोस्तों हमारे भारत के उनको क्या करना है, तो उसको उनको हम सम्मानित दोस्तों नहीं कर रहे हैं, बस खाली हिंदी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन हिंदी को बढ़ाना है, प्रोत्साहन देना है, लेकिन अन्य भाषाओं को भी सम्मान दोस्तों उसी तरह से देना है मेरे भाई। ये आपका आर्टिकल 351 कहता है। अब देखिए एक नोट लिखा है केटी शाह के बारे में, केटी शाह जी के बारे में उसको लिखा है। ये इसमें कहा क्या कहते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पर कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक ऐसा चेक है, मतलब डीपीएसपी एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी। कथन दोस्तों केटी शाह का है। अब यहाँ पर बात है सर ये क्या है, तो आप चेक देखते होंगे दोस्तों। चेक क्या होता है, जो तुरंत दोस्तों क्या होता है, लागू नहीं होता। मान लीजिए आपको चेक स्कूल से मिलता है दोस्तों, तो क्या करते हैं, बैंक में दोस्तों पैसा रहता है, बैंक में क्या है मेरा आपका पैसा है, तो पहले क्या करते हैं, चेक दोस्तों आपका जगह डालते हैं, तो डालने के बाद तुरंत नहीं पैसा मिलता है आपको, पैसा क्या मिलता है आपको बाद में मिलता है। क्योंकि पैसा दोस्तों क्या मिलता है आपको बाद में दोस्तों मिलता है, अभी पैसा दोस्तों नहीं मिलता है। जैसे चेक की तरह, मतलब जैसे चेक आप डाल दिए, तो ये नहीं कि आपको चेक डाल ले तुरंत आपको बैंक क्या क्या पैसा दे दिया, नहीं, पैसा क्या होता है आपको बाद में मिलता है। उसी तरह दोस्तों डीपीएसपी क्या है, इसमें जो प्रावधान दिए गए मेरा वो तुरंत लागू नहीं होते हैं, वो सरकार जब चाहेगा मेरे भाई क्या करेगा, वो सरकार पर निर्भर करता है। मतलब चेक तभी मिलेगा जब मेरे भाई, जब बैंक में पैसा होगा। उसी तरह फिर डीपीएसपी तभी लागू होगा मेरे भाई जब सरकार के पास मतलब कि संसाधन उपलब्ध होंगे। तो इसको थोड़ा आपको याद मेरे भाई रखना है कि ये क्या है। केटी शाह ने चेक से दोस्तों की तुलना की, तो उम्मीद करता है वो समझ में आ गया। अब ओवरऑल बात कर ले हम पूरा दोस्तों, आपको फंडामेंटल राइट और आपका दोस्तों डीपीएसपी का अगर छोटा सा दोस्तों हम एक सारांश बताएं फंडामेंटल राइट्स के बारे में दोस्तों, और आपका किसके बारे में, डीपीएसपी के बारे में, कि सर इसमें एक ओवरऑल क्या अंतर है। तो सिंपल समझिएगा, अंतर भी नीचे दिया है लेकिन पहले यहाँ समझ लीजिए कि फंडामेंटल राइट्स है, इसको लेकर के आप सुप्रीम कोर्ट दोस्तों या हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन इसको लेकर दोस्तों आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया, सिंपल समझिएगा कि जो है आपका डीपीएससी मेरे भाई क्या एक तरह का प्रॉमिस है, क्या मेरा आपका एक तरह का प्रॉमिस है, मतलब कि आपसे वादा किए हैं लेकिन गारंटी दोस्तों नहीं दिए हैं। वादा किए हैं लेकिन गारंटी नहीं दी है। आपको हम क्या दिए हैं दोस्तों, गारंटी नहीं, बस प्रॉमिस कर दिए हैं कि हाँ आपका ये काम होगा, लेकिन आपको गारंटी नहीं दी है कि होगा ही होगा। जब हमारे पास होगा उपलब्ध साधन होगा तो हम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। अब लास्ट जो हमारा है दोस्तों 5 मिनट का समय और लेंगे, और मौलिक अधिकार और आपके डीपीएसपी के सिद्धांत में दोस्तों अंतर आपको हम बता देते हैं। जैसे देखिए पहला तो है ये लिया आयरलैंड से लेगा डीपीएसपी, ये लिया आपका यूएसए से, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसका भाग 4, इसका भाग 203 है फंडामेंटल राइट्स का। इससे इससे कानून लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जा सकते। बता दिए कि न्यायालय परिवर्तनीय नहीं है, लेकिन इसमें दोस्तों जो आपके प्रावधान दिए हैं इसको लेकर के आप न्यायालय दोस्तों जा सकते हैं। अगर कोई आपका मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है दोस्तों, तो आप सीधा आर्टिकल 32 के अनुसार दोस्तों सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, यह है कि यह समाज की भलाई के लिए, क्या मेरा बताइए, कल्याणकारी समाज की स्थापना के लिए है, ये व्यक्ति के अधिकार के लिए, ये व्यक्ति की भलाई के लिए मेरा जो आपके नागरिक है दोस्तों उनके लिए है। ठीक है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है, लेकिन मौलिक अधिकार के पीछे दोस्तों कानूनी मानते हैं, क्योंकि दोस्तों कानून क्या करता है, इसका संरक्षण करता है। ये तो आपके सरकार पे डिपेंड करता है। ठीक है, आगे है कि ये सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है। देखिए लिखा ना है सरकार के अधिकारों को, मतलब सरकार का फंडामेंटल राइट है ये। ठीक है, और ये सरकार के महत्व को घटाता है, ये सरकार के महत्व को क्या करता है आपको घटाता है। तो इसलिए तो बहुत सारे संशोधन देखने के लिए मिले आपको। और आपको दोस्तों संपत्ति का अधिकार को हटाया गया, तो क्या दोस्तों उसके सरकार के महत्व को घटाता है, मतलब सरकार दोस्तों क्या करता है, दोस्तों दबाव बनाता है मेरे भाई। आगे है कि यह सरकार के द्वारा लागू करने के बाद भी नागरिक को प्राप्त होता है, मतलब सरकार जब उसे लागू करेगा तब उसे नागरिक को प्राप्त होगा, लेकिन यह अधिकार नागरिकों को तो स्वतः ही प्राप्त होगा। जब जो संविधान आपका लागू हुआ उसी समय से क्या हुआ है, ये अधिकार दोस्तों फंडामेंटल राइट सभी को प्राप्त मेरे भाई हो गए हैं। लेकिन दोस्तों ये क्या होता है, सरकार अगर लागू करेगा तब दोस्तों प्राप्त होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा मेरे भाई। इस तरह से क्या किया हम लोग कंप्लीट किए दोस्तों। कल भाई क्लास आपका लंबा हुआ होगा, लेकिन बता रहे हैं कि कोई भी चैप्टर पढ़िए तो उस पर थोड़ा समय दीजिए, बहुत एक बार अच्छे से पढ़ लिया दोस्तों, उसके बाद आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको क्लास अच्छा लगा। अगर कोई दिक्कत परेशानी में हुई होगी तो हमें कमेंट कीजिए कि हाँ सर ये सब समझ में हमें नहीं आया। बाकी 3 बुक को देख लीजिए, जो नए बच्चे आए हैं जुड़े हैं दोस्तों उनको बता देना चाहते हैं, ये 3 बुक दोस्तों, यही 3 बुक आपको पढ़ना है। अगर बिहार सरकार के अंतर्गत दोस्तों कोई भर्ती प्रक्रिया की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आपका रिजल्ट दोस्तों लंबे समय से नहीं हो रहा है, रुका हुआ है दोस्तों, तो इसके लिए दोस्तों यही उपाय है, 3 बुक पे बहुत अच्छा तरीका से कमांड कीजिए। कैसे पढ़ना देख लीजिए, तौर तरीका मेरे भाई कैसे पढ़ना है, इस तरह से पढ़िएगा हर एक सब्जेक्ट के हर एक चैप्टर को मेरे भाई, तो कोई परेशानी नहीं होगा मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं होगा, आसानी से दोस्तों आप बना सकते हैं। इसके पढ़ने के बाद उसके बाद रिविजन कर लीजिएगा, और आपके पास कोई दोस्तों MCQ दोस्तों बुक होगा या घटना चक्र से लूसेंट का होगा,
उससे बस कभी प्रैक्टिस मेरा भाई कर लीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन दोस्तों आपसे अछूता नहीं रहे, कोई भी डाउट मेरा भाई हो तो हमें निसंकोच निसंदेह दोस्तों पर्सनल ही मैसेज टेलीग्राम पर मेरे भाई कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में हम दे देंगे। टेलीग्राम का दोस्तों लिंक कहाँ मिल जाएगा आपको, कमेंट बॉक्स में मेरा भाई मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये 3 बुक जरूर लीजिएगा, 3 बुक दोस्तों आपको लेना जरूरी है, ये तीनों बुक जरूर खरीद लीजिएगा। आपके बुक लीजिएगा, पीडीएफ से तो काम नहीं कीजिएगा। पीडीएफ से पढ़ना दोस्तों सही नहीं लगता है, क्योंकि बुक से क्या होता है लास्ट में दोस्तों आप रिवीजन तेजी से कर सकते हैं, लेकिन बुक फिर ये तो आपका बुक से, लेकिन पीडीएफ दोस्तों को पॉसिबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि मान लीजिए पीडीएफ से पढ़ रहे हैं, तुरंत आपका कोई नोटिफिकेशन मेरे भाई आ गया, तुरंत आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, फिर इधर से उधर चला जाता है। इसलिए बताएं कि बुक पूरा फोकस कीजिए बुक पढ़ने का दोस्तों, आपके लिए उससे क्या होगा बेनिफिट, मतलब कि बेनिफिट दोस्तों होगा। बाकी कोई दिक्कत परेशानी मेरे भाई तो हमें से संपर्क मेरे भाई कर सकते हैं। बाकी तैयारी अच्छे से करते रहिएगा, बाकी क्लास दोस्तों आपको हम देते रहेंगे। और जो क्यूज मेरा भाई हो रहा है आपका, ये दोस्तों आपका स्पीडी करंट अफेयर का दोस्तों रात के 9 बजे दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर हो रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ से दोस्तों अपना अटेम्प्ट दोस्तों कीजिएगा, कितना दोस्तों आप मतलब कि चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं और दोस्तों आपको क्यूज हम करवा रहे हैं, तो उसका दोस्तों हम पीडीएफ वगैरह भी भेज दिए मेरे भाई, आपका डेली का रूटीन भी हम उसमें भेज देते हैं। तो ज्वाइन करके दोस्तों आप वहाँ पर दीजिएगा। एडीओ एग्जाम को ध्यान में रखकर दोस्तों आपका किया जा रहा है। बाकी मेरे अच्छे से रहिए, धन्यवाद।